जिस तरह आपने अभी बात की है इम्पीरियलिस्ट जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं माजी में और जो उसके गंभीर जो नताइज निकले हैं इम्पीरियलिज्म के, उनकी पॉलिसीज़ के, ख़ुसूसन अफ़गान वार। तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इम्पीरियलिज्म ने किस तरह से हमारे मुल्क को यहाँ की अवाम का इस्तेहसाल किया है और इम्पीरियलिस्ट प्रोग्राम किस हद तक यहाँ पे इस खित्ते में ख़ुसूसन पाकिस्तान में राइज रहा है? अगर इसके ऊपर आप थोड़ी-सी रोशनी डालें। सच तो बात ये है, जो मैं बात कर चुका कि पाकिस्तान तो बनी बनाई एक कॉलोनियल स्टेट है। इसको हम पोस्ट कॉलोनियल फिनोमेना कह लें। ये तो अंग्रेजों के से ही हम आजाद नहीं हुए अभी तक। हमें तो एक डीकॉलोनाइजेशन के फेज से गुजरना है, क्योंकि हमारे यहाँ कानून भी वही है, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी वही है, ट्रेनिंग भी वही है, रियासती स्ट्रक्चर भी वही है, मेंटलिटी भी वही है। जो अंग्रेज देकर गए उससे हम निकले ही नहीं है। हम तो अभी तक अंग्रेज लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। गोरे छोड़कर गए हैं ये रियासत। हम साम्राज्य एक वो थी, अमेरिका बरतानिया थी, उससे निकलकर अमेरिका के गोद में बैठ गए हैं। और उसी की गोद के नतीजे में हमारे यहाँ अयूब भी आए, ज़ियालक भी है, मुशर्रफ भी है, और अब भी ये बैठे हुए हैं। ये चल रहे हैं अमेरिका की सपोर्ट से चल रहे हैं। ऐसे कैसे चल रहे हैं? जाहिर सी बात है, इनको पैसे देता है अमेरिका। इतने कर्जे 2 दिन चला नहीं सकते मुल्क। इनको कर्ज देता है अमेरिका, तभी ये चलते हैं। हाँ, कभी कभी पड़ोस वाले भी दे देते हैं, कभी सऊदी अरब दे देता है, कभी चीन दे देता है। ये कोई स्टेट तो है नहीं भाई। ये तो एक किस तरह कह लें कि भाई कुश्ता लेकर सारा दिन हम चलते रहते हैं। इन्होंने चलने नहीं दी, बनाने नहीं दी, और बनने भी नहीं देंगे। ये तो सीधी सीधी एक कॉलोनी थी और है। हाँ, कल डायरेक्ट यानी माजी में अगर अंग्रेजों की बात कर लें तो डायरेक्टली उनका कब्जा था। अब ये एक इनविजिबल एम्पायर है अमेरिका की, जिसकी हम कॉलोनी है। वो कहता है, वो फोन करता है, हम लबे कह लेते हैं, जहां कहेगा वहां चले जाएंगे। वो कहेगा कि अफगान में जो लड़ रहे हैं वो जिहादीन है, मुजाहिदीन है। तो हमने कहा था भाई बिल्कुल मुजाहिदीन है। उसने कहा कि ये भाई मुजाहिदीन नहीं है, दहशतगर्द है। हमने कहा बिल्कुल ये दहशतगर्द है। वो जो डिक्टेशन देता है हम वही करते हैं। पाकिस्तान नाम की खुद मुख्तियार रियासत जिसको कह लें, जिसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी हो, इंटरनल पॉलिसी हो, वो तो है नहीं भाई। 70 साल से कहाँ रही है? कभी भी नहीं रही। अमेरिका हो या कोई और हो, वो हमें बताते हैं, हम उस पर चलते हैं। तो पाकिस्तान का मामला अफगानिस्तान से क्या चलेगा? अफगानिस्तान हमारा दुश्मन बना हुआ है। सच्ची बात है, हमारी ही पॉलिसियों की वजह से हमने ही आलमी साम्राज्य प्रॉक्सी का किरदार अदा करके अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद किया। जाहिर सी बात है वो हमें अपना दोस्त क्यों समझेंगे? ना सिर्फ अफगानिस्तान, हमारे पड़ोस के साथ किसके साथ हमारा निभा है? इंडिया हो, ईरान हो या अफगानिस्तान हो, किसके साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात है? हाँ, चाइना के साथ है, लेकिन वो कुछ मफादात हैं जिसकी वजह से चल रहे हैं। लेकिन हाँ, वो जिस तरह हबीब जालिब कहता था ना कि भाई चाइना के बारे में कि भाई चाइना बहुत अच्छा है, दूर से सलाम सही है। ये वहां पर जो निजाम है वो हमें नहीं चाहिए। वहां पर अगर वो कम्युनिस्ट पार्टी है या सोशलिस्ट जिस तरह भी है, उस पर तनकीदें जरूर है, लेकिन कुछ तो उन्होंने डिलीवर किया है। लेकिन वो नहीं चाहिए वो फकत उससे दोस्ती चाहिए, ताकि वो पैसे दे सके या इन्वेस्टमेंट कर सके। दोस्ती फकत इस हद तक के, हाँ, दूसरी स्ट्रेटेजिक मफादात हैं चाइना के साथ दोस्ती के, दूसरी कोई वजह नहीं है। बुनियादी तौर पर हम अमरीकी कॉलोनी थे और अमरीकी कॉलोनी है, पहले अंग्रेजों की कॉलोनी थे। हमारी इंडिपेंडेंट सॉवरेन पॉलिसी है ही नहीं। हमारे अफसरान अब भी अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर आते हैं। हमारा सारा कारोबार वहीं से चलता है। हाँ, नॉमिनल फ्रीडम है। वो वैसे भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो भी थे, जो भी डीकॉलोनाइज हुए, वो तकरीबन नॉमिनल फ्रीडम उनको मिली, इंडिपेंडेंस मिली है। कोई जेन्युइन इंडिपेंडेंस मिली नहीं है, जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज को मिली थी। नहीं, ये तो अभी तक हुआ ही नहीं है। अभी हमें चाहिए कि हम पहले तो डीकॉलोनाइज करें अपने आप को, बाद में बात आएगी कि भाई इस अमेरिकी साम्राज्य से कैसे निपटा जाए, उससे कैसे जान छुड़ाई जाए। बस। क्या आप समझते हैं कि फ्यूचर में किसी हद तक इस चीज़ का इम्कान है कि डिफरेंट जो पेरिफ्रीज हो गए या डिफरेंट जो मजलूम अकवाम हो गए, क्या उनके किसी हद तक सॉलिडारिटी की आपस में कोई गुंजाइश वगैरह मौजूद है? क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पे भी जुल्म होता है वहाँ पे मुज़ाहमत लाजमी होती है, और डिफरेंट जगह पे मूवमेंट्स आई हैं, जैसे क्यूबा वगैरह में देख लें, वहाँ पे बहुत बड़ी एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट रही है जो कि कामयाब भी हुई है किसी हद तक। क्या आप देखते हैं कि अभी माजी करीब या मुस्तकबिल करीब या मुस्तकबिल बईद में किसी हद तक इम्कान है कि एक मूवमेंट हो सकती है, एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट? या अगर जहां तक साम्राज्य मुखालिफ तहरीक का ताल्लुक है, सारी दुनिया के जो भी मजलूम अकवाम हैं या मजलूम अवाम, वो इकट्ठे हैं, इकट्ठे ही रहे हैं। सकाफती सूरतों में हो या दूसरी इश्काल में हो, अवाम एक दूसरे का दुश्मन पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। हाँ, ये साम्राज्य कोतों और मकामी जो साम्राज्य कोतों के जो जो प्रॉक्सीज हैं या उनके जो पार्टनर्स हैं छोटे, ये उनका गठजोड़ है कि लोगों को आपस में
जुड़ने ना दो, एक दूसरे के साथ दुश्मन बना के रखो। इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया वाले हमारे दुश्मन है। इसी तरह अमेरिका हो या सारी दुनिया के लोगों के एक दूसरे के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, आम आवाम की एक दूसरे के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अगर दुश्मनी होती तो फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है आज सारी दुनिया में एहतजाज ज्यादा से ज्यादा यूरोप और अमेरिका के यहाँ हो रहा है। अवाम तो लोग एक दूसरे के साथ दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ वो उनकी दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी हुक्मरान तबकात की है, चाहे वो अमेरिका के हो, बरतानिया के हो, इंडिया और पाकिस्तान के हो या अफगानिस्तान या किसी भी जगह के हो। दुश्मनियां बुनियादी तौर पर हुक्मरान तबकात की हैं और रियासतों की, उन्होंने पैदा की हैं, उन्हीं को वो पानी दे रहे हैं। अवाम के बीच इस तरह की दुश्मनियां हैं ही नहीं। अवाम बुनियादी तौर पर सोच बात यह कि साम्राज्य मुखालफी है। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया, मुस्लिम दुनिया, जो भी कह लें, जो भी नाम ले ले, 50-60 ममालिक हैं, मजमूई तौर पर सबके यहाँ एक इत्तेफाक राय है कि अमेरिका इस्तेसाल करता है, अमेरिका नाजायजी करता है। लेकिन इन सब ममालिक के जो हुक्मरान तबकात हैं एक बात भी नहीं कर सकते, कुछ कह भी नहीं सकते। मासवा ईरान के, ईरान भी कहता है को उसको इंपीरियलिज्म नहीं कहता, वो अमेरिका मुर्दाबाद कहता है। वो अमेरिका एक साम्राज्य कुवत के तौर पर, यानी उसको मुआशी तौर पर, सरमायादाराना कुवत के तौर पर उसको मुर्दाबाद नहीं कहता। वो एक सियासी मुआशी स्ट्रेटेजिक माना में अमेरिका मुखालिफ नारा लगाता है। वो इस तरह अमेरिका का मुखालिफ नहीं है कि वो सरमायादाराना निजाम का मुखालिफ है। अब एक ईरान है जो अमेरिका का मुखालिफ है, बाकी यानी सरकारी तौर पर बाकी सारे ममालिक के जो हुक्मरान तबकात हैं वो तो उनके यहाँ हाजिरियां भरते हैं, उनसे उनके अवभगत करते हैं, उनका फोन उठाते हैं, उनके कहने पर चलते हैं। लोग चाहे बरतानिया के हों, यूरोप के हों, अमेरिका के हों, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया या दुनिया के किसी भी कोने के हों, अवाम जो है वो इकट्ठा रहा है, वो इकट्ठा हो सकता है, आसानी से हो सकता है। रुकावट सबसे बड़ी है हुक्मरान तबकात हैं, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, ये रुकावट बनते हैं अवाम के बीच। अदरवाइज अवाम के बीच कोई तकसीम, कोई रुकावट, कोई डिमार्केशन नहीं है। अवाम एक दूसरे से मोहब्बत ना भी करते हो तो कम से कम एक दूसरे के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखते हैं और रख सकते हैं। कभी इम्कान है उनके बीच दुश्मनियां नहीं होती। ये हुक्मरान तबकात के तजादात होते हैं जो रिफ्लेक्ट होते हैं, नीचे उतारते हैं। ये भाई हम पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसलिए बजट का बड़ा ऐसा हथियारों पर खर्च करो, और पाकिस्तानी हुक्मरान ये कहते हैं कि बजट का बड़ा ऐसा डिफेंस पर खर्च करो क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन है। भाई इंडिया कहेगा आपका दुश्मन है या पाकिस्तान कहेगा आपका दुश्मन है? हमने तय किया है क्या? ये सिपाही खड़े हैं, उनके भी खड़े हैं, हमारे भी खड़े हैं, लाखों की तादाद में खड़े हैं, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, हथियारों पर खर्च हो रहे हैं, लड़ नहीं रहे, खड़े हुए हैं। एक बंदूक ये एक तरफ ये ताने हुआ है, एक तरफ ये ताने हुआ है, भाई क्या है वो लड़ेगा मुझसे? भाई लड़ेगा तो बात कर लो, एक दूसरे से सुलह कर लो। सुलह नहीं करनी। हमारे मुल्क के हुक्मरान हमें खौफ दिलाते हैं कि इंडिया वाले दुश्मन है आपके, इंडिया वाले हुक्मरान अपने अवाम को खौफ दिलाते हैं कि भाई पाकिस्तानी आपके दुश्मन है। पाकिस्तानी और इंडियन कोई भी अवाम की शक्ल अगर अवाम कह लें, वो दुश्मन नहीं है भाई, दुश्मन ही हुक्मरान है। जब तक सरमायादाराना निजाम मौजूद है, ये इस तरह की इस्तेसाली रियासतें मौजूद हैं, हुक्मरान तबकात मौजूद है, तब तक अवाम के बीच सॉलिडरिटी हो, उसमें यकजहती हो, एक एंटी इंपीरियलिस्ट जो ताकत बने, उसमें जरूर रुकावट आएगी, लेकिन वो बर्स्ट आउट जरूर होगी, होती रही है, माजी में भी होती रही है, अब भी हो रही है। खासतौर पर फलस्तीन के मामले में ये बड़ी विक्ट्री है लोगों की, सच बात है ये। गो के उनके हुक्मरान तबकात एक तरफ, उनकी मीडिया एक तरफ, लेकिन उनके अपने घर में लाखों के तादाद में तुलबा का निकलना, इससे बड़ा मुजाहरा क्या होगा एंटी इंपीरियलिस्ट फ्रंट का या एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट का? ये बड़ी बात है भाई। मैं समझता हूँ ये हमारी एक विक्ट्री है। उससे साबित होता है कि अवाम एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं, यकजहती रखते हैं। ये हुक्मरान तबकात है जो बीच पर रुकावट बने हुए। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म क्या ये चल सकते हैं, काम कर सकते हैं? इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? वैसे भी हुक्मरान तबका डेमोक्रेसी नहीं लाते, ना ही उनके वफादात में होता है। ये डेमोक्रेसी को रिलेट करती है तबकाती जदोजहद से, अवाम के शऊर से, अवाम की मज़ाहमत से। जिस समाज में अवामी मज़ाहमत बढ़ती है उस तनासब से जमहूरियत मजबूत होती है। जहां जहां अवाम की जदोजहद, अवाम की सुजागी या अवाम का शोर कमजोर होता है, वहां पर जमहूरियत कमजोर ही होती है। पर आप उसकी शक्ल कोई भी देख लें और रिवर्स होने में भी देर नहीं लगती। जहां पर भी लोग अपने हुकूक के लिए नहीं लड़ते तो जाहिर सी बात है रियासत या हुक्मरान तबका क्यों आपको तो कोई प्लेट में रखकर हुकूक देंगे क्या? ऐसा नहीं होता। ये लड़ाई की बात है, जदोजहद की बात है। जमहूरियत को रिलेट करती है कि भाई अवाम दोस्त कुव्वतें कितनी मुनज़्ज़म है
और कितनी मज़ामत है और कितनी जद्दोजहद की शिद्दत क्या है, इससे ही जमहूरियत आगे बढ़ती है। ये हुक्मरान तबकात आज जमहूरियत को ताकतवर बनाएंगे, ये मुमकिन ही नहीं। हाँ, ये इतना ताकतवर बनाएंगे जिससे उनके मफादात सर्व हों, इतनी जमहूरियत उनको चाहिए, वो एंटरटेन कर रहे हैं बस। क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा कि वो यूएस इंपीरियलिस्ट बुलाक में जाने की बजाय वो एक तरह से कम्युनिस्ट चाइना की वैसल बन के रहें? ये चाहना या न चाहने का सवाल नहीं है, ये हुक्मरान तबकात के तरजीहात का सवाल है। ये हम कौन होते हैं? हमारा ओपिनियन तो ये है कि भाई अमेरिका हो या चाइना हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अगर हम में दोस्ताना ताल्लुकात हैं तो अवाम की बात है तो किसी के साथ भी रख सकते हैं। चाइना के ब्लॉक में अगर जाएंगे और अपने मफादात की सौदेबाजी करके जाएंगे, वही किरदार अदा करेंगे जो आप अमेरिका के साथ कर रहे हैं कि भाई हम आपके साथ मातहत हैं, जो आप कहेंगे अब आप हमारे आका हैं, हम आपके कहने पर चलेंगे। तो जाहिर सी बात है चाइना हो या कोई भी हो उसके साथ चलने की बात नहीं बनती। बुनियादी बात बायलैटरल होती है कि भाई कुछ दो और कुछ लो, जो आलमी साम्राज्य कुव्वतों का निजाम बनाया हुआ है उसी की बात करता हूँ। सोशल निजाम की बात है तो अलग बात है। सोशलिस्ट कुव्वतों के मुतालबात कुछ और हैं। मैं समझता हूँ सारी दुनिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए, मगर चाइना क्यों, कोई भी मुल्क हो उसके साथ दोस्ती रखनी चाहिए, उसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात हो, लेकिन ये बायलैटरल मामला है। और दूसरी बात, बड़ी बात ये है कि उस मुल्क की हमारे यहाँ हमारे हमारे अवाम के साथ उसकी दोस्ताना ताल्लुकात हैं या फकत हुक्मरान तबकात के साथ हैं, और उसके मफादात हमारे मफादात के साथ यकजा होते हैं या वो भी कारोबारी मफादात लेकर आता है। तो चाहे अमेरिका हो या चाइना हो या कोई और हो, उसकी मुखालफत करनी चाहिए। जो फकत अपने मफादात के तहत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है या यहाँ हमारे हमसे ताल्लुकात रखता है फकत अपने मफादात के बुनियाद पर। हाँ, अगर वो मफादात की बुनियाद पर रखता है तो हम भी अपने मफादात की बात करेंगे, लेकिन ये बात हमारे ऊपर मुनहसर नहीं है, ये पाकिस्तानी हुक्मरान तबकात की तरजीहात पर मुनहसर है। वो जाहिर सी बात है अवाम दोस्त नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो उसी कैंप में जाएंगे जो ज्यादातर अवाम दुश्मन होगी या जो इनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, वो उनके पास जाएंगे। वो उस कैंप में नहीं जाएंगे जो जिससे इनके मफादात महफूज ना हो। कोई भी कम्युनिस्ट हो सारी दुनिया में वो दोस्ताना ताल्लुकात चाहेगा। वो तो चाहेगा एक इंटरनेशनल दुनिया हो जिसमें कोई बॉर्डर ना हो। ये सारे बकवास हथियारों पर फजूल खर्च और ये रियासती बंदोबस्त, ये सारी चीजें क्या है? ये तो फजूल खर्च है, गैर पैदावारी चीजें हैं, इनको खत्म करना चाहिए। लेकिन ये जब की बात हो, ये एक मुस्तकबिल की बात है, लेकिन बुनियादी बात मफादात की है। वो मफादात अमेरिका के हों या चाइना के हों, अगर दोनों के मफादात पाकिस्तान के अंदर मौजूद अक़वाम और अवाम के मफादात से हम आहंग नहीं है, उनके मुखालिफ हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों की मुखालफत करनी चाहिए। कोई पूछ रहे हैं कि जिस तरह से टोनी ब्लेयर और ओबामा वगैरह हो गए वो वॉर क्राइम्स कमिट करते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो सदाम हुसैन और कास्ट्रो वगैरह प्यूटन ये करें तो इनके खिलाफ केसेस वगैरह बनते हैं। तो क्या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और लॉ है वो क्या सिर्फ गरीब के लिए? इसी सवाल में ही जवाब है। ये लिबरल डेमोक्रेसी ढकोसला है, ये झूठ बोलते हैं हम लिबरल डेमोक्रेट्स हैं। डेमोक्रेट्स हैं तो भाई बराबरी का हक दो, आपके पास एटमी हथियार है तो ईरान को भी दो, सारी दुनिया को दो। नहीं, हथियार तुम्हें नहीं देंगे। हम डेमोक्रेट है, डेमोक्रेट का है क्यों? झूठ बोलते हैं ये। अमेरिका हो या बर्तानिया हो या फ्रांस हो जर्मनी हो, सारे झूठ बोलते हैं। इनके पास खतरनाक हथियार हो, इनके पास मोनोपोलीज हो, इनके पास वसाइल हो, बाकी दुनिया के पास कुछ ना हो, वो सारे भींगे सोरे कंगाल हो, इनके यहाँ भीख मांगते फिरे, यही डेमोक्रेसी है इनके लिए। हम लिबरल डेमोक्रेट्स हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी, ये सारा बकवास है, बकवास ही करते हैं। इराक में कौन से इंसानी हुकूक का ख्याल किया था? इन्होंने 5 लोग मार दिए, 5 लाख लोग बुश ने मार दिए। और लिबिया में क्या इन्होंने इंसानी हुकूक की पासदारी की थी क्या? या शाम में जो इन्होंने किया अमेरिका ने, ये इंसानी हुकूक की पासदारी थी, ये लिबरल डेमोक्रेसी थी या ये कानून था? काहे का कानून था? ये माइट इज राइट है, जिसके लाठी उसी की भैंस है। ये सारा दिन ये कानून भी इनका है, उसूल भी इनके हैं, डेमोक्रेसी भी इनकी है, साम्राज्य भी इनकी है। सिंपल सी बात है, जिसके पास ताकत है वही उसी के इखलाकियात है बस। कोई सोशलिज्म जो है वो किसी कंट्री में कामयाब क्यों नहीं हुआ, सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? एक बंदा है जिसने बहुत अच्छी किताब लिखी है, नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने एक अच्छी इस्तेलाह इस्तेमाल की है, वो है प्योरिटी फेटिशिज्म। ये बुनियादी तौर पर हम तस्वर करते हैं कि भाई मार्क्स ने 150 साल पहले सोशलिज्म या कम्युनिज्म के मुतालिक जो बातें की थी
अगर कोई इनकलाब आता है, कोई कोशिश करता है, कोई रियासती निजाम बनाता है, तो वो बिल्कुल उसी तरह बनाए जिस तरह मार्क्स ने कहा था, बुनियादी उसूल बनाए थे। ये भाई कोई मजहबी बात नहीं है, ना ही कोई उसूलों की बात है कि भाई एक मर्तबा लिख दिया तो वही होगा। तजुर्बात होते हैं, बहुत सारे तजुर्बात हुए थे, अब भी हो रहे हैं, कल भी होंगे। कहां पर लिखा था, कहां मार्क्स ने कहा था कि पहला इनकलाब आएगा और वो परफेक्ट होगा और उसके बाद दूसरा वो नाकाम नहीं होगा। मार्क्स ने तो कहा था कि जो इनकलाबी कुव्वतें हैं उनके लिए रद्द इनकलाब जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो अमराज हैं, बीमारियां हैं, जो खराबियां हैं, वो दुरुस्त इस तरह होंगी। मार्क्स तो तब भी वही कहता था। फ्रेंच इनकलाब तो वो पहले की बात थी, पेरिस कम्यून की बगावत उनके सामने थी, उन्होंने उससे तजुर्बा अकस किया कि भाई इस तरह नहीं चलता। खैर, सो मार्क्स ने कहा या लेनिन ने कहा या जो किताबों में लिखा है सोशलिज्म के बारे में कि भाई सोशलिज्म ये एक बात होती है किताबों की, दूसरी बात होती है अमल की। अमल में प्रोसेस कुछ और होता है। हम उसूल बना लेते हैं, वो उसूल अच्छे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अमल की तकाजाएं कुछ और होती हैं। ये जो कहते हैं कि भाई मार्क्स लेनिन या फलां ने जो कहा था इस तरह क्यों नहीं हुआ, इसको हम कहते हैं प्योरिटी की पूजा, कि भाई जो चीज कही गई थी वो प्योरली उसी तरह होनी चाहिए। ये साइंस है भाई, मार्क्सिज्म एक साइंस है, कोई कोई मजहबी अकायद नहीं है कि जिस तरह कहा गया था 100 साल पहले या 200 साल पहले उसी तरह ऐसे ही लागू होना चाहिए। बहुत सारे नए नमूने आएंगे, बहुत सारी वेराइटीज होंगी, बहुत सारी चेंजेस होंगी, बहुत सारी अशकाल होंगी, लेकिन बुनियादी बात यह होगी कि जो मेहनत कश हैं उनकी हुक्मरानी होनी चाहिए, उनके मफादात को सर्व होना चाहिए, कौमों को खुद मुख्तियारी होनी चाहिए, लोगों को मुआशी, सियासी और सकाफती आजादी होनी चाहिए। ये बुनियादी बात है। कब होगी, कैसे होगी, कहां होगी, किस तरह होगी, हर एक खित्ते और इलाके और दौर के मुताबिक सवालात को एड्रेस किया जाएगा। जहां पर भी कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है मार्क्सिज्म के, यहाँ किसी पर भी कोई तयशुदा बात नहीं है, ये इस तरह होगा, क्यूबा में इस तरह होगा, कोरिया में ये होगा, रशिया में ये होगा, चाइना में अरे बहुत बहुत सारे तजुर्बात आगे आगे होने हैं, माजी में हो चुके हैं, आगे होने हैं। अगर आप इस तरह अगर तारीखी प्रोसेस को देख लें तो सारी दुनिया में कोई जागीरदारी एक जैसी थी क्या? कतई तौर पर नहीं। पहले कहीं पर जागीरदारी है, फिर जागीरदारी कहीं और पर मुंतकिल हुई। क्या सरमाएदारी सारी दुनिया में एक जैसी आई थी क्या? नहीं। बर्तानिया में जागीरदारी सरमाएदारी पहले आई, उसने क्या किया, उससे पहले जो इटली में सरमाएदारी आई तो उसने क्या किया। यूरोप के अंदर बहुत सारे तजुर्बात सरमाएदारी के हो चुके, नाकाम हुए, फेल हुए, फिर नहीं हुए, फिर तजुर्बात हुए, इनकलाबात आए। आप इनकलाब ले लें, फ्रेंच इनकलाब ले लें, सरमाएदारी का सबसे बड़ा इनकलाब कहा जाता है, 1789 में आया था। वो 10 साल भी नहीं चला। तो फिर आपका कोई भी कह लेगा कि भाई सरमाएदारी तो नहीं चली क्योंकि 10 साल इनकलाब चला। फिर नेपोलियन बोनापार्ट आ गया, फिर फ्रांस में बर्तानिया बादशाह चली। बर्तानिया में सरमाएदारी पार्लियामानी निजाम तो पुराना था, लेकिन बादशाह अभी तक भी मौजूद है, बादशाह बेचा हुआ है। तो कहने का मतलब है इंसानी तारीख को अगर लें, गुलामदारी तारीखी तौर पर कब की खत्म हो चुकी। ये जो सारी दुनिया को डेमोक्रेसी का सबक सिखाता है अमेरिका, उसके 1865 में गुलामदारी कानूनन खत्म हुई। यानी इंसानी तारीख में निजामों की रद्दोबदल इस तरह मैकेनिकल नहीं होती कि एक मर्तबा कुछ हुआ तो वो परमानेंटली चलना चाहिए। सरमाएदारी आई तो वो चलती रहेगी, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगी। जागीरदारी आई तो जागीरदारी परमानेंट चलनी चाहिए, ये तो नहीं होता भाई। सोशलिज्म आई थी, एक तजुर्बा हुआ, नाकाम हुआ, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। ये एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा और बेहतर होता रहेगा। ऐसे ही तारीख आगे बढ़ती है, कोई और फार्मूला नहीं है इसका। एक जदलाती प्रोसेस है, कोई बनी बनाई चीज नहीं है, कोई मैकेनिकल तयशुदा उसूल नहीं है जो जिस तरह कहे गए थे उसी तरह लागू होने थे। कोई प्योर फार्मूला नहीं है, परफेक्शन नहीं है। कहने का मतलब ये है बस। जी कॉमरेड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक पुरमगज़ गुफ्तगू की है और हमें बहुत कुछ सीखने से मिला है, सीखने को मिला है आपसे और आगे भी मिलेगा। इसके साथ जरूर, बाकी बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके, लोगों से बातचीत करते। बड़ी मेहरबानी, आपकी खुशी हुई।